देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से शेयर बाजार की हर खबर लाइव CNBC आवाज न्यूज सेंटर से। चार दिनों से भारतीय बाजारों में जबरदस्त कमजोरी और 8,400 का लेवल टूटता हुआ निफ्टी पर, लेकिन आज का दिन है बड़ा अहम। पार्लियामेंट का आखिरी दिन, ग्लोबल मार्केट्स में शानदार रिकवरी, जीएसटी बिल पर होगी नजर और साथ ही नतीजों के लिए आज से ओएनजीसी के नतीजे। क्या 8,300 पहुंचेगा निफ्टी या 8,400 के पार निकलेगा? क्या ग्लोबल मार्केट्स की मजबूती के बाद थोड़ी रिकवरी होने के आसार है और ऐसे में कैसे ट्रेड करें बाजार को, आप इस पर होगा हमारा खास फोकस। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार और मैं हूं हेमंत कई। जी हाँ, 3% की गिरावट देखी जा चुकी है पिछले 4 ट्रेडिंग सेशंस में और आज जिस तरह से दुनिया भर के बाजारों में एक बाउंस देखने को मिल रहा है, निचले स्तरों से यूएस में रिकवरी देखने को मिली। इवन एसजीएक्स निफ्टी भी देखिए घंटे भर पहले लाल निशान में था, अब हरे निशान में आने की कोशिश करता हुआ आपको दिखेगा। 20 अंक नीचे था, 27 अंक नीचे था एसजीएक्स निफ्टी 7 बजे के आसपास और आप देखिए 2 अंक की गिरावट दिखा रहा है। तो बड़ा सवाल यही कि 4 दिनों की गिरावट थमेगी और एक बाउंस का दिन हो सकता है या फिर 8,300 के स्तर के नीचे भी आज जाते हुए नजर आएंगे। सब पर करेंगे चर्चा, लेकिन आशीष सबसे पहले हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनसे जानेंगे कि ग्लोबली किस तरह के संकेत देखने को मिल रहे हैं। आशीष, चर्चा ये चल रही है कि जिस तरह से ये युआन के चलते अनिश्चितता बनी है, इसके चलते अब शायद फेड जो है वो थोड़ा देर से रेट हाइक करे और इसी के चलते हमने कल देखा डॉलर में एक रिकवरी बनी। होप्स तो यही है, होप्स इस बात से भी है कि ग्लोबल स्लोडाउन का बड़ा खतरा है, इसीलिए जो ये मानते हैं कि शायद एक तबका अब मानने लगा धीरे धीरे एग्रेसिवली कि शायद सितंबर में रेट हाइक ना देखने को मिले। लेकिन कल अमेरिकन मार्केट्स आपकी स्क्रीन्स पर एकदम सपाट क्लोजिंग पर हाईलाइट एक्चुअली इसके एक डीपर लेयर पे है। शुरुआत में बेहद कमजोर शुरुआत हुई थी अमेरिकन मार्केट्स की और दिन के लो से एक स्मार्ट रिकवरी और फाइनली आप ये आंकड़े देख रहे हैं आपकी स्क्रीन्स पर। क्या हुआ? कल हमने देखा अमेरिकन मार्केट्स में एनर्जी शेयरों में खरीदारी लौटी क्योंकि ऑयल मार्केट स्टेबलाइज हुए, उसके बाद रिकवरी थी। शुरुआत जब हुई अमेरिकन मार्केट्स की तो बड़ा तगड़ा सेलिंग थी। शुरुआती 1-1.5 घंटे में कहा जा रहा था मार्जिन कॉल ट्रिगर हुए, बड़ा तगड़ा प्रेशर देखने को मिला, लेकिन वो 11-11:30 जो अमेरिकन समय अनुसार वो मार्केट्स फिर जाके स्टेबलाइज हुए और वहां से जब कच्चे तेल के क्यूज आए कि वो मार्केट स्टेबलाइज हो चुके हैं तो वहां से फिर देखा हमने एनर्जी शेयर में उछाल आता हुआ या फिर कहें शॉर्ट कवरिंग या मंदी के सौदे कटे और फाइनली अमेरिकन मार्केट्स में एक स्मार्ट रिकवरी देखने को मिली है। इंटरेस्टिंगली कल के ट्रेडिंग सेशन में ध्यान रखें, एक तो एनर्जी शेयरों से सहारा मिला और दूसरा एक हेवीवेट है एप्पल, वहां पे भी हमने देखा खरीदारी आती हुई। तो ये 2 इंपॉर्टेंट चीजें थी जिसके चलते अमेरिकन मार्केट्स ने रिकवरी दिखाई। रिकवरी बहुत स्मार्ट थी। नैस्डैक इनफैक्ट एक समय 1.5% की कमजोरी के साथ कामकाज कर रहा था, फाइनली हल्के निशान में बंद हुआ। एसएनबी जो आप देख रहे हैं लोअर लेवल से एनर्जी शेयर्स में 2% का उछाल था उस वर्टिकल में, इसलिए अप मूव्स थे। डाउ ट्यूसडे को याद रखें 212 अंक की कमजोरी थी, कल 277 अंक के दबाव के साथ शुरुआती ट्रेड्स में कामकाज कर रहा था और फाइनली वो 277 अंक की कमजोरी वाइप आउट हुई और एकदम सपाट क्लोजिंग देखने को मिली है। तो हाईलाइट है लोअर लेवल से जिस तरह की स्मार्ट रिकवरी थी। यूरोपियन मार्केट्स लेकिन इतने लकी नहीं थे। कल हमने हाईलाइट करा था 1 से 3% की कमजोरी। इनफैक्ट कल के ट्रेडिंग सेशन में 1.5 से 3.5% तक का दबाव देखने को मिला। एक तो जो युआन रिलेटेड जिटरनेस थी, कमजोरी थी एशियन मार्केट्स में, वो मूड रिफ्लेक्ट कर रहा था यूरोपियन मार्केट्स और यूरोपियन मार्केट्स जब कामकाज कर रहे थे तब अमेरिकन मार्केट की शुरुआत हुई। अमेरिकन मार्केट क्योंकि बहुत कमजोर शुरुआत हुई थी तो वो मूड रिफ्लेक्ट हो रहा था यूरोपियन मार्केट्स में, वहां पे स्टॉक स्टम्बल हुए यानी कि तगड़ा प्रेशर देखने को मिला और दिन के लोज पर जाके ये मार्केट्स बंद हुए और उसके बाद हमने देखा अमेरिका में रिकवरी आती। तो यूरोप एक्चुअली ज्यादा प्रेशर झेलता हुआ नजर आया। एशियन मार्केट्स हालांकि क्योंकि जिस तरह की स्मार्ट रिकवरी हमने अमेरिका में ओवरनाइट क्यूज बड़े स्ट्रांग है, उस लिहाज से कहना चाहिए कंसोलिडेशन मोड में नजर आ रहा है। कुछ दिनों की जब तगड़ा प्रेशर था आज वो खत्म होता हुआ, आज हरे निशान में अक्रॉस एशिया हम देख रहे हैं कामकाज होता हुआ और एसजीएक्स निफ्टी भी दर्शा रहा है अब फाइनली कि शायद कल के क्लोजिंग लेवल्स पे या उसके कुछ ऊपर शुरुआत होने की गुंजाइश है। बिल्कुल, ऑयल में रिबाउंड, यूएस के मार्केट्स रिकवर और सारे एशियाई बाजार देखिए हरे निशान में इस समय कारोबार कर रहे हैं। तो जो पैनिक देखने को मिल रहा था वो आज थोड़ा सा थमता हुआ अनिल, और आप देखिए एसजीएक्स निफ्टी भी अब हरे निशान में आता हुआ। बिल्कुल, 7:45 बजे के आसपास चीन के सेंट्रल बैंक की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और वो काफी अहम होगी। जनरली वहां के सेंट्रल बैंक की पब्लिक से बात करने की या फिर अपने डिसीजंस पर पूरी तरह से डिस्क्लोज करने की रणनीति नहीं होती, तो उस लिहाज से ये एक अहम खुलासा होगा कि आज
वहां के टाइम के हिसाब से। हाँ, तो उस हिसाब से वहां पर अब किसी भी वक्त आपको ये खबरें आती हुई दिखेगी कि क्या आगे वहां पर डेवलपमेंट होते हैं चीन के यहाँ पर, चीन की तरफ से, तो उस पर नजरें होंगी और उसके बाद आपको देखना होगा कि एशियाई बाजार किस तरह का रिएक्शन वहां पर देते हैं। तो चाइना पर मेरे ख्याल से नजरें होंगी, लेकिन हाँ, अमेरिका की जो शानदार रिकवरी हुई वो डेफिनेटली, इसमें कोई डाउट नहीं कि वो बाजार के लिए काफी फायदेमंद होगी और ग्लोबल मार्केट्स में एक जो रिकवरी आती हुई दिखी। और इनफैक्ट कल की जो भारतीय बाजारों की ज्यादा कमजोरी है उसका क्रेडिट डेफिनेटली, जब युआन का डिवैल्यूएशन है, ग्लोबल मार्केट्स की कमजोरी, तो इसके दम पर अगर हम आज थोड़ा पॉजिटिव खुलते तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा, खासतौर से तब जबकि आप देखिए कल देर शाम तक एसजीएक्स 40 अंक नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा था, तो वहां से अगर आप देखें तो एक अच्छी रिकवरी होती हुई दिखी है। तो कुल मिलाकर ग्लोबल फ्रंट पर रिलीफ एकदम सही वक्त पर आती हुई दिखी है और अगर चीन से और संकेत बेहतर होते हुए दिखे या फिर जिस भी तरह के संकेत आए, मुझे लगता है भारतीय बाजारों की ओपनिंग काफी हद तक वही तय करते हुए दिखेंगे। चलिए, और एफआईएस के डेटा, जाहिर सी बात है जिस तरह से पैनिक देखने को मिल रहा था करेंसी मार्केट में, कल 65 के आसपास रुपए ने जाने की चेष्टा करी। अनिल, एफआईएस से एक्सपेक्टेड था इसी तरह की बिकवाली करेंगे 4 डिजिट की, लेकिन डीआईएस ने फिर से दम दिखाया है और 4 डिजिट की बाइंग उनकी तरफ से थोड़ा कंफर्ट देती है। ये बात सही है कि काफी भारी भरकम बिकवाली हुई है और खासतौर से वायदा कारोबार की बिकवाली ज्यादा परेशान करने वाली, क्योंकि आप देखिए 2,500 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स एफआईएस ने बेचे और दोनों ही जगह निफ्टी फ्यूचर्स में भी और बैंक निफ्टी में भी एफआईएस की तरफ से दमदार बिकवाली होती हुई दिखी। तो जो अहम लेवल्स बाजार तोड़ता हुआ दिख रहा है उसके बाद एफआईएस की तरफ से शॉर्ट पोजीशंस बन रही है साफ तौर पर, और वो भी इंडेक्स फ्यूचर्स में। लेकिन ये आंकड़े इतने खराब इसलिए नहीं दिख रहे हैं क्योंकि ऑप्शंस में आप देखिए 2732 करोड़ की खरीदारी एफआईएस की तरफ से हुई है। लेकिन दिक्कत की बात यहां पर भी है क्योंकि ज्यादातर खरीदारी जो एफआईएस ने की है वो पुट ऑप्शंस में की है, न कि कॉल ऑप्शंस में। और पुट ऑप्शन खरीदने का मतलब ये होता है कि आप मंदी के सौदे कर रहे हैं, अपने पोर्टफोलियो को हेज करने के लिहाज से एफआईएस ने पुट खरीदे हैं। तो दोनों ही तरह के आंकड़े 2,500 करोड़ की इंडेक्स फ्यूचर्स की बिकवाली और 2700 करोड़ के ऑप्शंस की खरीदारी नेगेटिव साइड पर पड़ने चाहिए। रात सिर्फ इतनी कि पिछले 2 सेशन से जो स्टॉक फ्यूचर्स में बिकवाली हुई थी उसके सामने थोड़ी बहुत स्टॉक फ्यूचर्स में एफआईएस ने शॉर्ट कवरिंग की और 333 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा आया। लेकिन कैश मार्केट के 1800 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली का आंकड़ा भारी भरकम है। भले ही डोमेस्टिक फंड्स अपनी तरफ से कोशिश करके थोड़ा सा खरीदारी का माहौल बना रहे हो, लेकिन दिक्कत यह है कि एक तरफ एफआईएस की बिकवाली का दबाव है और दूसरी तरफ ट्रेडर्स अपनी तेजी की पोजीशंस को कम करते हुए दिख रहे हैं। तो एफआईएस का दबाव दिग्गज शेयरों पर है और ट्रेडर्स का दबाव मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में, और ऐसे में सिर्फ 1200 करोड़ की खरीदारी डोमेस्टिक फंड्स की शायद सफिशिएंट नहीं थी और यही वजह कि आपने ब्रॉडर मार्केट में ज्यादा प्रेशर देखा। तो एफआईएस का दबाव बैंक निफ्टी पर ज्यादा है और ट्रेडर्स का दबाव मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों पर ज्यादा है। उस लिहाज से थोड़ी सी दिक्कत है और मुझे लगता है अब रिकवरी आनी भी है तो पहले आपको तुरंत दिग्गज शेयरों में आती हुई दिखेगी बजाय मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों के। तो 8,300 को टेस्ट करेगा और इसके नीचे जाएगा, इसकी संभावना ज्यादा लग रही है या फिर इतनी गिरावट के बाद एक बाउंस की संभावना ज्यादा लगती है? 8,300 को तोड़ेगा इसकी संभावना कम है। अगर आप ये पूछें कि 8,400 पहले होगा या 8,300 पहले होगा तो शायद 8,400 पहले हो। और उसकी वजह ये कि आप देखिए डेटा बता रहे हैं कि इसमें कहीं कोई डाउट नहीं कि ज्यादातर डेटा आपको नेगेटिव साइड पर दिख रहे हैं। एक एक डेटा को आप देखिए। बैंक निफ्टी कल 1,60,000 शेयर वहां पर नए जुड़ते हुए दिखे। बैंक निफ्टी 3% नीचे जाकर बंद हुआ, यानी कि साफ तौर पर शॉर्ट्स बैंक निफ्टी पर जमकर बने। लेकिन बैंक निफ्टी किस लेवल पर बंद हुआ है वो देखना जरूरी है। 18,000 के बेहद करीब, और 18,000 के लेवल पर बैंक निफ्टी में भी पुट में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। इसका मतलब साफ है कि बैंक निफ्टी अपने अहम सपोर्ट लेवल के आसपास आया और 3 ही सेशन में 19,000 से 18,000 आया, यानी कि 1000 पॉइंट की वन साइड फॉल बैंक निफ्टी में हुई। तो अगर रिकवरी कहीं आनी है तो सबसे पहले बैंक निफ्टी में आएगी और ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल भी है, पहली बात। अब आइए निफ्टी में 5 लाख शेयर कल कम हुए हैं, बहुत ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कम नहीं हुआ है निफ्टी में, थोड़े बहुत शॉर्ट्स बने, ज्यादातर तेजी की पोजीशन कम होती हुई दिखी है। तो निफ्टी में अभी भी उतना न प्रेशर है, न ही शॉर्ट्स कवर हुए। दिक्कत सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी में है। तो बैंक निफ्टी के लिए यहां से परफॉर्म करना ज्यादा जरूरी है या फिर शॉर्ट कवरिंग वहां आना ज्यादा जरूरी है। एक पॉजिटिव और कल के सेशन में जो दिख रहा है वो है पुट कॉल रेशियो में 0.87 पर आ गया। मैं ये नहीं कहूंगा कि ओवरसोल्ड हो गया, लेकिन बेहद कंफर्टेबल जोन में जो पुट कॉल रेशियो आप इतना ऊपर देख रहे थे अब घटकर 0.87 पर आ गया। थोड़ा और कम हो जाए अगर आज के सेशन में 0.8 0.82 के आसपास आ जाए तो डेफिनेटली वो आपको ओवरसोल्ड दिखेगा इस मार्केट में और तब वहां से बाजार बाउंस बैक देने की तैयारी कर सकता है। तो पुट कॉल रेशियो से बेहद कंफर्ट आ रहा है। अब जो लेवल्स ऑप्शंस के लिहाज से सामने निकल कर आ रहे हैं वो बेहद इंटरेस्टिंग भी है और अहम भी। पहला लेवल जो आज के लिए सबसे अहम है वो है 8,300 का। कल देखिए
8,300 के पुट पर 10 लाख शेयर नए जुड़े हैं। इसका मतलब साफ है कि तेजी करने वाले ट्रेडर्स सबसे पहले उस लेवल को होल्ड करने की कोशिश करेंगे। फर्ज करें अगर ग्लोबल मार्केट से नेगेटिव संकेत आए और पार्लियामेंट से भी नेगेटिव संकेत हो तो फिर आप 8,300 को तोड़ सकते हैं और तब नेक्स्ट सपोर्ट लेवल बाजार के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो होगा 8,200 का, जहां पर पुट में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट इस पूरी सीरीज में शुरुआत से लेकर अब तक बना हुआ है। तो 8,200 8,300 आपके लिए बेहद स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो उनका काम करेगा बाजार में, और सिर्फ आज का आप देख रहे हैं तो 8,300 हो गया। अब अपसाइड कितनी बन सकती है? कल के सेशन में 8,400 के कॉल्स में 14 लाख शेयर जुड़े हैं, तो मंदी करने वाले ट्रेडर्स इतना आसानी से 8,400 के पार बाजार को जाने नहीं देंगे। 8,500 पर भी 11 लाख शेयर जुड़े हैं। तो इंटरेस्टिंग बात यह 8,400 अगर क्रॉस किया तो फिर 8,450 पे आपको अटकना है, 8,500 पर अटकना। तो ये 100 पॉइंट की रेंज बेहद मुश्किल है बाजार को पार करने के लिए ऊपर की तरफ। 8,400 पार हुए तो 8,400 से 8,500 की रेंज में आप बार बार अटकेंगे, ये डेटा से साफ तौर पर नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर डायरेक्शन के लिए आपको इस 100 पॉइंट की रेंज के बाहर निकलने पर एक कॉल लेना है, अदरवाइज 8,300 8,400 वायदा कारोबार के आंकड़ों के लिहाज से बेहद साफ रेंज नजर आ रही है आज के लिए। चलिए, और पहला सौदा में इंडस्ट्री, इकोनॉमी और बाजार के खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे 8:30 बजे। IIP आंकड़ों पर बात करेंगे SBI के चीफ इकोनॉमिस्ट एडवाइजर सौम्यकांति घोष से, और रुपए में अभी कितनी गिरावट और बाकी है 9 बजे हम ये समझेंगे मैकलाई फाइनेंशियल्स के जमाल मैकलाई से, और 9:30 बजे हमारे साथ होंगे टेलीकॉम कंपनियों के संगठन के CEO AI के DG राजन मैथ्यू। उनसे जानेंगे कि टेलीकॉम स्पेक्ट्रम शेयरिंग से कितना फायदा होगा और क्या ये गेम चेंजर हो सकता है इंडस्ट्री के लिए। बाजार की इस गिरावट और आगे के डायरेक्शन पर हम बात करेंगे मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर ताहिर बादशाह से। पूछेंगे कि म्यूचुअल फंड की इस वक्त क्या है रणनीति, जो पैसा वो लगा रहे हैं कहां पर, किन सेक्टर पर उनका फोकस है। और साथ ही 9:40 पर हमारे साथ जुड़ेंगी कैनरा HSBC OBC लाइफ इंश्योरेंस की रितु गंगराड़े अरोड़ा। जानेंगे कि बाजार में ऊपर जाने की गुंजाइश है या फिर रेंज बाउंड और कमजोर रहेगा बाजार। जब सारे क्यूज पेसिमिज्म की तरफ इशारा करें, इसकी बड़ी बड़ी बिकवाली हो, पुट कॉल रेशियो आप कह रहे थे थोड़ा कंफर्टेबल जोन में आ गया, तो बाउंस की संभावनाएं ज्यादा लगती हैं। और एक और आंकड़ा इन्फ्लेशन का जो कल आया 4% के नीचे, और ग्रोथ में जो रिकवरी देखने को मिली जो 4 महीने के हाईस पर आया है, ये भी थोड़ा पॉजिटिव फैक्टर्स हैं जो बाजार की मदद कर सकते हैं। आज सारे नेगेटिव फैक्टर्स नहीं है, इनफैक्ट आज इतने ज्यादा फैक्टर्स हैं कि आपको ये अंदाजा लगाना मुश्किल है कि पॉजिटिव फैक्टर्स ज्यादा है नेगेटिव, क्योंकि आप पॉजिटिव साइड पर देखें तो ग्लोबल मार्केट्स की रिकवरी है, वायदा कारोबार के पुट कॉल रेशियो जो हम बात कर रहे थे वो पॉजिटिव साइड पर है, बैंक निफ्टी अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास है, CPI IIP के आंकड़े अच्छे आए हैं, पार्लियामेंट सेशन वॉश आउट है, लेकिन अब लगभग डिस्काउंटेड है प्राइस में कि आज कुछ पार्लियामेंट में से आपको अच्छी खबर आने वाली नहीं है, और अगर कुछ भी आ जाए तो बढ़िया ही होगा। बैठक होने वाली है 10 बजे के आसपास, एक्सटेंशन माना जा रहा है कि या तो एक्सटेंशन हो जाएगा या फिर वही मैं बोल रहा हूँ, अगर कुछ होगा तो होगा तो कुछ न कुछ पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव कुछ नहीं होने वाला, तो वो एक पॉजिटिव चीज है। तो नेगेटिव सारे डिस्काउंट करके चल चुके हैं, आपकी पार्लियामेंट से अब नेगेटिव कुछ नहीं आने वाला है। GST आज पास तो नहीं होगा ये मानकर लोग चल रहे हैं, अगर ऐसे में एक्सटेंशन भी मिले या फिर पास भी हो जाए तो वो बड़ा बूस्टर हो सकता है। अब नेगेटिव साइड पर आप देखिए FIs की इतनी दमदार बिकवाली के आंकड़ों के सामने आप कब तक टिकेंगे, वो एक दिक्कत की बात है। ग्लोबल इवेंट्स अब भी बाजार को ऊपर नीचे रखेगी, रुपया 65 को होल्ड कर पाएगा, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो दोनों तरफ बाजार के लिए काम करते हुए दिखेंगे। ऐसे में बेहतर ये होगा कि सबसे इन सारे फैक्टर्स में से आज आपके लिए सबसे अहम फैक्टर क्या है। सबसे अहम फैक्टर शुरुआत करने के लिए ग्लोबल मार्केट्स ही है, क्योंकि उन्हीं के दम पर आप पिछले 2 दिनों में गिरे हो, उन्हीं के दम पर आपके लिए करेंसी कमजोर हुई है। तो पहले आपको सबसे पहला रिएक्शन वहां पर देना है। दूसरा रिएक्शन फिर आएगा पार्लियामेंट का, तो पार्लियामेंट से जिस तरह के संकेत आए वो मिड सेशन में बाजार को आगे ड्राइव करेगा, लेकिन शुरुआत आपको ग्लोबल संकेतों पर करनी है, तो फिर आपके लिए एक रिकवरी का चांस बनता है। और पिछले 2 दिनों में ऑलरेडी काफी शॉर्ट्स बने हुए हैं, तो हो सकता है थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिले। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बाजार वोलेटाइल हो सकते हैं न्यूज फ्लो पर, और इस लिहाज से आपको लेवल्स पर अहम नजर रखनी है, और वो लेवल्स लोअर साइड पर 8,300 है। जब तक 8,300 ना टूटे बहुत घबराने की जरूरत नहीं। जब 8,400 के पार निकले तो फिर आपको शॉर्ट नहीं रहना चाहिए, लेकिन हर 50-50 पॉइंट पर बाजार को ऊपर दिक्कत आने वाली डेटा के लिहाज से भी और लेवल्स के लिहाज से भी। तो 8,400 से 8,500 वो रेंज है जहां पर बाजार
धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग दिखाएगा। लेकिन अगर एक डायरेक्शन कॉल आज लेना ही है तो मेरा डायरेक्शन कॉल ऊपर की तरफ का होगा बजाय नीचे की तरफ। शायद 8,300 न देखने को मिले, 8,400 दिखने की संभावनाएं ज्यादा दिखती है। हालांकि बड़ा बोल्ड कॉल है, लेकिन बोल्ड नहीं, आप देखिए एसएस निफ्टी बता रहा है 25-30 पॉइंट नीचे था, रिकवर कर रहा है, 40 पॉइंट नीचे से रिकवर हुआ है। एक स्मार्ट रिकवरी देखने को मिल रही है। आप देखिए दुनिया भर के बाजार रिकवर कर रहे हैं। कल जिस तरह से डाउ ने रिकवरी दिखाई थी ना, दरअसल तभी संकेत लग गया था कि आज शायद एशियाई बाजारों की अच्छी शुरुआत हो सकती है। वहां पर भी एक स्मार्ट रिकवरी देखने को मिली थी। तो चलिए रिकवरी का दिन शायद फिर आज हो सकता है, लेकिन कौन से वो स्टॉक्स हैं जहां पर आपकी नजर होनी चाहिए, टॉप 10 स्टॉक्स हाजिर करेंगे ब्रेक के उस पार। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन। वक्त हो गया है अब टॉप 10 स्टॉक्स जानने का। वरुण दुबे, सोनम मेहता, नियति बोरा और पूजा त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और जानेंगे कौन से स्टॉक्स रहेंगे आज एक्शन में। सोनम बताइए कहां पर नजर है आपकी? शुरुआत ओएनजीसी से करना चाहेंगे, जहां पर कंपनी आज अपने पहले तिमाही के नतीजे घोषित करेगी। अच्छे नतीजों की उम्मीद रखी जा रही है। बेहतर नेचुरलाइजेशन और साल साल सब्सिडी का बोझ कम रहने के कारण पिछले साल की इस तिमाही में सब्सिडी बर्डन लगभग 13,200 करोड़ पर था। अब माना जा रहा है इस तिमाही में कंपनी पर जो सब्सिडी बर्डन होगा वो लगभग 1,000 से 1,300 करोड़ के बीच आता हुआ दिखाई देगा। नेचुरलाइजेशन की बात करें तो पिछले साल की इस तिमाही में नेचुरलाइजेशन $47 प्रति बैरल पे थे। इस बार माना जा रहा है नेचुरलाइजेशन बेहद ही मजबूत रहेंगे, $60 प्रति बैरल पर आ सकते हैं। लेकिन कुछ एनालिस्ट का यह भी मानना है कि जो नेचुरलाइजेशन है वो 48 से $50 प्रति बैरल पर आ सकते हैं। दोनों से मदद मिलती हुई दिखाई देगी। हमारे अनुमान के मुताबिक आय में 9% की बढ़ोतरी तो मुनाफे में 21% का जंप देखने को मिलेगा। एक्सपेंसेस में बढ़ोतरी के कारण 53.7% के मार्जिन दिखाई देंगे पिछले साल के 58.1% के मुकाबले। टाटा पावर के नतीजों की बात करें तो इस बार कमजोर नतीजे यहां पर देखने को मिलेंगे। कंपनी के जो मुंद्रा प्लांट है वहां पर लॉसेस अभी भी बने रहेंगे, जिसकी वजह से टाटा पावर के नतीजों में काफी ज्यादा दबाव देखने को मिल सकता है। लेकिन पिछले साल के मुकाबले यहां मुंद्रा प्लांट के लॉसेस में कमी देखने को मिलेगी कोल प्राइसेस में डिक्लाइन की वजह से, लेकिन उसका फायदा ज्यादा कंपनी को नहीं मिलेगा क्योंकि जो कोल माइनिंग कारोबार है वहां पर दबाव देखने को मिल सकता है। इसके अलावा कंपनी के रेवेन्यूज की बात करें तो वहां पर पीएलएफ में साल दर साल गिरावट की वजह से रेवेन्यू में डिक्लाइन देखने की उम्मीद है। हमारा मानना है कि 4% की कमजोरी यहां पर देखने को मिल सकती है। लेकिन मार्जिन्स में हमारा अनुमान है कि 150 बेसिस पॉइंट की बढ़त देखने को मिलेगी। जैसा कि हमने आपको बताया कि कोल प्राइसेस में जो गिरावट है उसका यहां पर फायदा कंपनी को मिलता हुआ दिखाई देगा। मुंद्रा प्लांट के लॉसेस में कमी यहां पर देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से हम उम्मीद करें कि मार्जिन्स में 150 बेसिस पॉइंट की बढ़त देखने को मिल सकती है। इसके अलावा कंपनी की डेट पोजीशन किस तरह की होगी, इंडोनेशियन कोल माइन से किस तरह के प्रोडक्शन और रियलाइजेशन होते हैं, इन सब पर हमारी नजर रहेगी। कुल मिलाकर टाटा पावर से कमजोर नतीजों की उम्मीद। इसके अलावा कोल इंडिया पे आपकी खास नजर होनी चाहिए क्योंकि इस कंपनी ने कल बाजार बंद होने के बाद अपने Q1 नतीजे तो घोषित किए हैं, जहां कंपनी के जो नतीजे हैं वो कुछ हद तक कमजोरी नजर आ रहे हैं। नेट सेल्स में महज 6-6.5% के आसपास की बढ़त देखने मिली। एबिटा मार्जिन्स में कंपनी के दबाव आया है, 24.05% से गिर के ये 23.12% के आसपास आया है, जबकि हमारा अनुमान था कि एबिटा मार्जिन्स या तो फ्लैट रहेंगे या तो वहां कुछ बढ़त देखने मिल सकती है। दरअसल कॉन्ट्रैक्चुअल एक्सपेंसेस में अच्छी खासी बढ़त हुई है और साथ ही साथ कंपनी के जो CSR एक्सपेंस है उसमें भी बढ़त हुई है, जिसके कारण कंपनी के जो मार्जिन्स है उसमें दबाव आया है। सिर्फ यही नहीं, कंपनी का जो मुनाफा है उसमें भी करीब 6.5% के आसपास की गिरावट देखने मिली। 4,033 करोड़ से घट के ये दरअसल 3,765 करोड़ के आसपास आया है। दरअसल जो अदर इनकम है उसमें करीब 13.5% के आसपास की गिरावट देखने मिली और एक्सेप्शन लॉस भी कंपनी ने क्लॉक किया है करीब 23 करोड़ के आसपास का, जिसके कारण कंपनी का मुनाफा जो है वो काफी दबाव में रहा है। सिर्फ यही नहीं, कंपनी की जो ओवरऑल रियलाइजेशन है उसमें भी अच्छा खासा दबाव देखने गया है। इसके अलावा दरअसल खबरें ये भी है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री जल्दी इस कंपनी के जो डिसइन्वेस्टमेंट है 10% के आसपास का उसका जो रोड शो है वो जल्दी शुरू कर सकती है। हालांकि अब तक मर्चेंट बैंकर्स इसके लिए नियुक्त नहीं किए गए हैं और यहाँ दरअसल कैबिनेट का नोट मिलने के बाद ही इस कंपनी के लिए मर्चेंट बैंकर्स नियुक्त किए जाएंगे, लेकिन जल्दी यहाँ एक रोड शो शुरू हो सकता है और इसके लिए भी ये स्टॉक आपके रडार पे होना चाहिए। सिर्फ यही नहीं, आईओसी का काउंटर भी दरअसल आपके रडार पे होना चाहिए क्योंकि खबरें ये निकल के आ रही है कि सरकार ने इस कंपनी के डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर जो मर्चेंट बैंकर्स है उनकी नियुक्ति कर दी है। सिटी ग्रुप, डॉयचे बैंक, जेएम फाइनेंशियल, कोटक और नोमुरा, ये सारे बैंकर्स है जो इसके लिए मर्चेंट बैंकर्स नियुक्त किए गए हैं। तो दोनों ही काउंटर्स आपके रडार पे होनी चाहिए। टेलीकॉम कंपनियां आपके रडार पे होनी चाहिए। लंबे समय का इंतजार अब खत्म हुआ है। कैबिनेट ने इनकी स्पेक्ट्रम शेयरिंग को यहाँ पे मंजूरी दे दी है। अब 2 ऑपरेटर्स
एक ही बैंड में अपना स्पेक्ट्रम को शेयर कर सकती हैं, बेहतर यूटिलाइज कर सकती हैं स्पेक्ट्रम को और इम्प्रूव सर्विस क्वालिटी यहां पर दे सकती हैं। इस खबर को एक बड़ा बूस्ट मिल सकता है पूरी ही टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए। शेयरिंग दोनों कंपनियों का एक ही बैंड में होना जरूरी होगा। लाइसेंस का जो स्पेक्ट्रम चार्ज है वो हालांकि 0.5% के आसपास यहाँ पे पड़ सकता है। ट्रेडिंग पर अभी नियम अभी साफ नहीं हुए, उस पर अभी कैबिनेट का डिसीजन आना बाकी है, मगर हाँ ये बड़ी खबर है पूरी ही टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम शेयरिंग का जिस तरह से कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है। दो फार्मा कंपनीज के नतीजों पर नजर कर लेते हैं। नाटको फार्मा के नतीजे काफी मिले जुले दिखाई दे रहे हैं, जहां पर हायर टैक्स रेट और लो अदर इनकम के कारण मुनाफे के आंकड़े पर थोड़ा सा दबाव जरूर बना है, जहां पर मुनाफे में 16% की गिरावट दिखाई दे रही है। लेकिन क्योंकि डोमेस्टिक कारोबार कंपनी का बेहद ही मजबूत है, मेजर ग्रोथ ड्राइवर बना हुआ है, फॉर्मुलेशन कारोबार में भी जो अच्छा खासा बढ़त दिखाई दी है उससे कंपनी के रेवेन्यूज और मार्जिन के आंकड़े को जरूर मदद मिली है। आय में 6.5% की बढ़ोतरी दिखाई दे रही है, मार्जिन 25.7% के दिखाई दे रहे हैं पिछले साल के 27.2% के मुकाबले। और साथ ही आपको बता दूं कंपनी के बोर्ड ने स्टॉक स्प्लिट को मंजूरी दे दी है 1:5 की। और बिंदु फार्मा के तिमाही नतीजों की बात करें तो एक हाई बेस के कारण ऑलरेडी स्टेबल आंकड़ों की उम्मीद रखी जा रही है और आंकड़े बेहद ही उम्मीद के मुताबिक दिखाई दे रहे हैं। आय में 14% की बढ़ोतरी तो मुनाफे में 4% का जंप आया है। मार्जिन पर थोड़ा सा दबाव जरूर है, 22% के मार्जिन कंपनी डिलीवर किए हैं पिछले साल के 23% के मुकाबले। यूएस का कारोबार तो मजबूत रहा, लेकिन यूरोप कारोबार से थोड़ा दबाव बना है। इसके अलावा जिंदल स्टील एंड पावर और रिलायंस इंफ्रा ने भी कल बाजार बंद होने के बाद अपने नतीजे घोषित किए। सबसे पहले जेएसपीएल की बात करें तो उम्मीद थी कि कमजोर नतीजे होंगे और उतने ही कमजोर नतीजे इस कंपनी के दिखाई दे रहे हैं। कुल आय में करीब 3% के आसपास की गिरावट हुई है। इसके अलावा कंपनी के मार्जिन में एक तगड़ा हिट देखने मिला है। दरअसल कोल की अनअवेलेबिलिटी के कारण इस कंपनी को काफी इश्यूज फेस करने पड़े थे और उसी का रिफ्लेक्शन आपको कंपनी के नतीजों में भी देखने मिलेगा, जब कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन 32% से गिर के 21% पे आ गए। सिर्फ यही नहीं, कंपनी ने लॉस पोस्ट किया इस क्वार्टर में 339 करोड़ का कंपनी ने लॉस पोस्ट किया। तो स्टील और पावर दोनों ही कारोबार में कंपनी के दबाव था और उसका रिफ्लेक्शन कंपनी के आपको रिजल्ट्स में देखने मिलेगा। इसके अलावा रिलायंस इंफ्रा की बात करें तो कंपनी के नंबर काफी स्टेडी है, क्योंकि कंपनी के आय में करीब 4.5% के आसपास की बढ़त देखने मिली है। वही कंपनी के मार्जिन में अच्छा खासा सुधार देखने मिला है, 16.5% से बढ़ के ये 17.3% के आसपास आया है। लेकिन कंपनी का जो मुनाफा है उसमें करीब 12.5% के आसपास का दबाव देखने मिला है। दरअसल हायर डेप्रिसिएशन और फाइनेंस कॉस्ट के चलते कंपनी का जो मुनाफा है उसमें गिरावट हुई है, 457 करोड़ से घट के ये 400 करोड़ के आसपास आए हैं। डीएलएफ और अदानी पार आज आपके रडार पे होना चाहिए। दरअसल नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के जरिए डीएलएफ ने 1000 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं और वहीं अदानी पार के शेयर धारकों ने मंजूरी दे दी है 10,000 करोड़ रुपए फंड रेजिंग। डॉक्टर रेड्डी का शेयर आज फोकस में रहेगा। कंपनी ने नई दवा लॉन्च कर दी है। ये दवा पार्किंसन डिजीज को ट्रीट करती है जो नर्वस सिस्टम से जुड़ी होती है। ये जेनरिक वर्जन है, लेकिन जो ओरिजिनल दवा है उसकी यूएस में बिक्री पिछले 12 महीनों में लगभग $5 करोड़ की रही है। तो डॉक्टर रेड्डी के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। निफ्टी में काफी बड़े बदलाव हुए हैं और सबसे पहले आपको बताना चाहूंगी एनएमडीसी यहां पर एक्सक्लूड हो जाएगा 28 सितंबर से और इसकी जगह अदानी पोर्ट्स यहां पे इंक्लूड होता हुआ नजर आएगा। ये बेसिकली क्लोज ऑफ सितंबर 24, क्योंकि 25, 26, 27 की छुट्टी है, उसके बाद 28 सितंबर से ये लागू होंगे। मिड कैप में भी कुछ चेंजेस हुए हैं जिसमें एक्सक्लूड हो रहे हैं एचपीसीएल, मैक्लियोड रसल, पीएफसी और सीमेंस। वहीं मिड कैप में इंक्लूड होने वाले जो शेयर हैं उसमें अदानी पावर, डीएचएफएल, जिंदल स्टील और वॉकहार्ट फार्मा शामिल है। और आखिर में बात करते हैं धनलक्ष्मी बैंक के नतीजों की। काफी कमजोर नतीजे कंपनी ने पोस्ट किए हैं। पिछले साल के मुनाफे के सामने कंपनी ने इस बार करीब 22 करोड़ का लॉस पोस्ट किया है। एसेट क्वालिटी की बात करें तो यहां पर भी ग्रॉस एमपीए के लेवल्स काफी ज्यादा बढ़े हुए हैं। 8% के ऊपर ग्रॉस एमपीए का आंकड़ा पहुंच चुका है। और नेट एनपीए की बात करें तो 3.29% के सामने इस बार नेट एनपीए का आंकड़ा 4.22% कंपनी ने पोस्ट किया है। तो एसेट क्वालिटी के फ्रंट पर भी काफी ज्यादा कंसर्न यहां पर देखने को मिला है। प्रोविजन में कमी के जो कमी हुई है बैंक की, उसका भी फायदा यहां कंपनी के मुनाफे में देखने को नहीं मिला है। तो कुल मिलाकर कमजोर नतीजे धनलक्ष्मी बैंक की तरफ से। और आखिर में नेस्ले इंडिया आज आपके रडार पे होना चाहिए। कल सरकार ने क्लास एक्शन सूट फाइल किया था और आज बॉम्बे हाई कोर्ट अपना वर्डिक्ट सुनाएगा मैगी मैन मामले में। तो ये सारे स्टॉक्स है जहां पर खबरों और नतीजों के दम पर होगा एक्शन। एक्सपर्ट जुड़ेंगे हमारे साथ, ब्रेक के बाद लेंगे उनसे इन सारे शेयरों पर और बाजार पर रणनीति। रजत बोस, देवांग मेहता और हेमंत ठुकराल। ब्रेक के बाद और आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। और युआन की अनिश्चितता के चलते सितंबर में रेट हाइक की संभावना घटने से डॉलर में कमजोरी।
सोने और कच्चे तेल में उछाल, अमेरिकी बाजार भी हुए रिकवर, एशियाई बाजारों की मजबूत शुरुआत और एसजीएक्स निफ्टी में लोअर लेवल से शानदार रिकवरी। आईआईपी आंकड़ों ने ग्रोथ में रिकवरी का दिया संकेत। जून में आईआईपी ग्रोथ 4 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंची। जुलाई में रिटेल महंगाई में तेज गिरावट 4% के नीचे। जीएसटी जो है ये ऐसा महत्वपूर्ण क्रांतिकारी ये टैक्स रिफॉर्म है कि इसके लिए हमें अगर सेशन को एक्सटेंड कराना चाहें तो मुझे लगता है इसके लिए सब लोग सहमत होंगे। अहम बिल पास कराने के लिए सरकार बढ़ा सकती है संसद का मानसून सत्र। बीजेपी आज सुबह संसदीय दल की बैठक में कर सकती है फैसला। आज है मानसून सत्र का आखिरी दिन। देश का भला कोई है ही नहीं पॉइंट। हम बताएंगे जीएसटी इन्होंने 10 साल 8 साल रोक दिया। क्या होता है विंटर सेशन में चले जाए तो इसकी गारंटी नहीं विंटर सेशन में भी पास होगा कि नहीं। क्यों जाए विंटर सेशन, तो जाएगा तो क्यों जाए विंटर सेशन में। इंडस्ट्री ने की राजनेताओं से जीएसटी पास करने की मांग। कहा ग्रोथ को बूस्ट करने वाले बिल रोकना ठीक नहीं। सीआईआई की मुहिम पर करीब 29,000 लोगों ने किए दस्तखत। टेलीकॉम कंपनियों को बड़ी राहत। कैबिनेट ने स्पेक्ट्रम शेयरिंग के नियमों को दी मंजूरी, लेकिन स्पेक्ट्रम ट्रेडिंग पर फिलहाल कोई फैसला नहीं। और सीएनबीसी आवाज की खबर पर फिर लगी मोहर। ऑफर फॉर सेल के जरिए कोल इंडिया की 10% हिस्सेदारी बेचने की सरकार की योजना पर मोहर। कल बाजार बंद होने के बाद कंपनी ने पेश किए मिले जुले नतीजे। और टाटा पावर और ओएनजीसी के नतीजों पर आज होगी बाजार की नजर। घाटे से मुनाफे में आ सकती है टाटा पावर। ओएनजीसी के मुनाफे में 21% की बढ़त का अनुमान। आईओसी, जुबिलेंट फूड, डीएलएफ के नतीजों पर भी होगी आज बाजार की नजर। लेकिन जो नंबर्स आए कल बाजार बंद होने के बाद बेहद शानदार रहे। आईआईपी के आंकड़े और साथ ही सीपीआई के आंकड़े भी। और इन दोनों ही आंकड़ों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एसबीआई के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर सौम्यकांति घोष साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। आईआईपी ग्रोथ बता दूं आपको जून महीने में 3.25% से बढ़कर 4.25% आई है, 1% ज्यादा आई है। और सीपीआई के आंकड़ों में काफी तेज गिरावट देखने को मिली, यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का इन्फ्लेशन है जो महंगाई दर है वो तेजी से गिरती हुई दिखी है, 4.25% के आसपास पहुंची, वो भी 5.5% से घटकर। तो कुल मिलाकर तेज गिरावट महंगाई में और ग्रोथ में थोड़े से सुधार के संकेत। इन आंकड़ों को किस तरह से पढ़ना चाहिए, आगे के लिए क्या संकेत मिलते हैं, इन सब पर बातचीत करने के लिए सौम्यकांति जी हमारे साथ हैं इस वक्त स्टूडियो में। सर गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। पहले राइस सीपीआई के आंकड़ों पर लेना चाहता हूं। 3.5% आ चुका है, काफी तेज गिरावट हुई और ये गिरावट उम्मीद से ज्यादा हुई है। कैसे पढ़ रहे हैं इन आंकड़ों को और क्या कोई ट्रेंड दिख रहा है? देखिए जो नंबर्स का लाए हैं तो 3.78%। अगर आप आरबीआई का फैन चार्ट देखिए जो लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी में, वहां पर क्लियरली देखा रहा है कि जुलाई का जो इन्फ्लेशन होगा जो नंबर्स का लाए हैं दैट वाज अराउंड मोर देन 4%। तो बेसिकली एटलीस्ट वहां पर जो फैन चार्ट के बराबर 90 to 100 बेसिस पॉइंट लोअर है आरबीआई एक्सपेक्टेशंस। तो बेसिकली जो लग रहा है कि सीपीआई का जो इन्फ्लेशन ट्रेंड है एकदम, और अर्बन जो कल डिमांड आया है 2.94%। मैंने इतना कम नंबर कभी देखा नहीं, कि उसका मतलब कि अर्बन डिमांड हैज कंप्लीटली कोलैप्स्ड। और आगे चलते अगस्त में सीपीआई का नंबर पूरा संभावना है कि 3.5% का नीचे रहेंगे। 3.5% का नीचे रहता है मतलब कि सीपीआई का जो ट्रैजेक्टरी होगा साल एंड में, जो अगर हम मानते भी है कि बेस इफेक्ट निकल जाते हैं, उसके बाद भी सीपीआई के नंबर 5.5% का नीचे रहेंगे। हो सकता है कि 5.3%, 5.2% तक रहे। तो इन्फ्लेशन ट्रैजेक्टरी के लेके अभी बिल्कुल कोई चिंता का बात नहीं है। तो मुझे लगता है कि आगे चलते इन्फ्लेशन का पूरा जो आपका फेवरेबल है पूरा फेवरेबल रहेंगे, क्योंकि डिमांड का कोई नहीं है, कोर इन्फ्लेशन भी कोलैप्स हो गया है, क्रूड भी नीचे जा रहा है, सारे मिलते इस लुक्स वेरी फेवरेबल फॉर द इन्फ्लेशन आउटलुक। बिल्कुल, और वेजिटेबल्स के दाम जिस तरह से घटे इन नंबर्स में ये काफी कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है। तो ये बताइए अब राजन साहब क्या करेंगे, क्या बाजार होप करेगा कि 29 सितंबर की पॉलिसी से पहले राजन साहब एक रेट कट करें 25 बेसिस पॉइंट का, जो पिछली बार उन्होंने पॉज किया? क्या इन नंबर्स को देखकर इस तरह की होप जग रही है? क्योंकि आईआईपी का आंकड़ा भी देखिए अच्छा रहा है, 4 महीने के हाईएस्ट पर आया ये नंबर।
हाँ, लेकिन मैं इसमें दो बात बोलना चाहता हूँ। आईपी नंबर्स का अगर बोले, आईपी नंबर्स लेके मैं ज्यादा उससे ये नहीं कहना चाहता कि वो नंबर काफी वोलाटाइल है, तो एक महीने के नंबर से नहीं लगता, क्योंकि अभी जो कंपनी का जो रिजल्ट आ रहा है अभी भी काफी खराब है। अगर आप बैंक का भी रिजल्ट देखे, सीडीआर का भी देखे, कितना कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग, उसमें काफी हद तक ये सेक्टर्स बहुत अभी भी स्ट्रेस्ड है, माना ये कम हो रहा है, तो उसका मतलब ये आईपी रिजल्ट से ज्यादा कुछ नहीं हम बोल सकते हैं। लेकिन एक बात तो है कि इसमें दो बात है, रेट काटने का कि नहीं काटने का, क्योंकि सितंबर 17 में फेड का मीटिंग है। अभी जो इंडिकेशन है, हो सकता है कि आरबीआई उसके वेट करने के बाद 29 में करे, लेकिन जो इंडिकेशन है चाइनीज से युआन का डिवैल्यूएशन और फर्दर डिवैल्यूएशन होगा। कल रात में ही चाइना बात किया और उसका डेटा से क्लियरली देखा रहा है कि 4% काफी नहीं है। अगर चाइना डिवैल्यू करते हैं और इन्फ्लेशन ट्रैजेक्टरी इतना तेजी से घटते हैं, तो उसका मतलब कि फेड का सितंबर में रेट हाइक बहुत प्रोबेबिलिटी बहुत नीचे जाएंगे। तो ये सारे चीज को देखते हुए आई थिंक देयर इज एन आउटसाइड चांस ऑफ द सेंट्रल बैंक मे बी कटिंग द रेट्स इन एन इंटर पॉलिसी मीटिंग। एक इंटरेस्टिंग बात सौम्यकांति जी जो इस वक्त आती हुई दिख रही चाइना से, पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ये कह रहा है कि उनका इरादा ये है कि अब जो उनकी रेट्स हैं या फिर जो करेंसी की रेट्स हैं वो मार्केट के बेसिस पर डिटरमाइन होती हुई दिखे, यानी कि चाइना अपनी करेंसी को ओपन अप करने की कोशिश कर रहा है, ये संकेत वहां से आ रहे हैं। तो इसका क्या मतलब समझा जाए कि इतने समय से चाइना ने जो अपनी करेंसी को होल्ड करके रखा था, तो युआन के लिए और डिवैल्यूएशन होने की संभावनाएं बढ़ती है? यही मैं आपको एक इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स में देना चाहता हूँ। अगर आप BIS का डेटा देखें, सारे कंट्रीज इंक्लूडिंग चाइना का करेंसी इज द मोस्ट ओवर वैल्यूड अक्रॉस 60 कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड, मोस्ट ओवर वैल्यूड। तो उसके मतलब कि 4% कुछ भी नहीं है, एंड हो सकता है कि सेंट्रल बैंक ऑफ चाइना अगले दिनों में और ज्यादा डिवैल्यूएशन करे। बताइए, अगर चाइना की करेंसी इतनी ओवर वैल्यू है तो फिर चाइना में 2% करेंसी डिवैल्यू हो गई, तो पूरा वर्ल्ड इतना घबरा क्यों रहा है फिर? क्योंकि ये घबरा रहा है कि बेसिकली कि चाइना का स्लो डाउन उसका मतलब एंट्रेंस्ड है, क्योंकि उसका एक्सपोर्ट ग्रोथ भी उतना अच्छा नहीं हो रहा है। चाइना इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, वो मैन्युफैक्चरिंग से सर्विसेज की तरफ जाना चाहते हैं, बट दैट इज अ लॉन्ग रन प्रोसेस। तो मुझे लगता है कि ये अगर चाइना डिवैल्यू करते हैं, उसका मतलब है इंडिकेशन की ग्लोबल डिमांड इज स्टिल वेरी वीक। सो इसके लिए ग्लोबल मार्केट्स का भी खतरा है, और चाइना अगर डिवैल्यू करे तो हमारा लिए भी आई थिंक इट विल बी गुड फॉर अस फ्रॉम यू इन द लॉन्ग टर्म ऑल्सो। शॉर्ट टर्म में हमारा कुछ पेन हो सकता है क्योंकि डंपिंग ज्यादा होगा, इंपोर्ट बढ़ सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में आई थिंक इट विल बी फेवरेबल फॉर इंडिया, बिकॉज हमारा भी एक्सपोर्ट उसके अच्छे इंपैक्ट होगा, करेंसी हमारा नीचे जाएंगे। आप कह रहे हैं काफी स्ट्रांग है अभी भी चाइना की करेंसी, अभी भी 4% डिवैल्यू हुआ है, और डिवैल्यू आगे अगर होती है तो आपको क्या लग रहा है इंडियन करेंसी कहां आके स्टेबलाइज होगी? 65 के स्तर के तो बिल्कुल करीब कल ही हम पहुंच गए थे, 2 दिन में 90 पैसे की गिरावट रुपए में। देखिए, आरबीआई होल्ड कट, आरबीआई ज्यादा क्या मैं बोलूं कि अगर मैं करेंसी ज्यादा वीकेंड भी हो गया, आरबीआई उसमें ज्यादा चिंतित नहीं है, क्योंकि अभी हमारा एक्सपोर्ट काफी खराब हो रहा है, -15 -20% का ग्रोथ हो रहा है। तो 65 जो इमीडिएट लेवल है, जो अभी ऑलरेडी टच कर गया, आई विल नॉट बी सरप्राइज कि अगर रूपी और भी थोड़ा सा नीचे जाते हैं, बट इसके लिए एक ही अच्छा की चीज है कि अभी जो इन्फ्लेशन नंबर्स है, जो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है, कॉन्जिक्यूटिव नेगेटिव चल रहे, क्रूड प्राइसेस इतना नीचे है, तो अगर रूपी नीचे भी जाएंगे उतना ज्यादा इम्पैक्ट हमारे इकोनॉमी के ऊपर नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया घोष साहब आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और इस पूरे मुद्दे पर अपनी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो चाइना से अब भी संकेत साफ तौर पर जो वहां के सेंट्रल बैंक से आते हुए दिख रहे हैं वो ये कि वो एक्सचेंज रेट्स को मार्केट डिटरमाइन करना चाहते हैं, मतलब यानी कि बाजार तय करे कि क्या एक्सचेंज रेट्स होनी चाहिए, वो समय समय पर तब इंटरवेंशन करेंगे जब जरूरत हो। ठीक उसी तरह जिस तरह से आरबीआई हमारे यहाँ करता है, काफी तक बाजार डिटरमाइन करता है कि क्या रेट्स होनी चाहिए, लेकिन जब भी बड़ा उछाल या बड़ी गिरावट आए रुपए में डॉलर के सामने तो आरबीआई अपना इंटरवेंशन देता है। तो चाइना भी उस तरफ बढ़ता हुआ शायद नजर आए आगे आने वाले कुछ समय में। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट वहां से आता हुआ। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद लौटेंगे, हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, उनसे चर्चा करेंगे बाजार के डायरेक्शन पर और स्टॉक्स पर। बने रहिए हमारे साथ। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज के ट्रेडिंग सेशन की रणनीति देने के लिए। रजत बोस हैं हमारे साथ कोलकाता से, तकनीकी राय देने के लिए और फंडामेंटल राय के लिए देवांग मेहता हमारे स्टूडियो में। आप दोनों का स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। रजत, क्या कह रहे हैं, चार्ट सपोर्ट कहां है निफ्टी पर, और अगर आज एक बाउंस बैक हो बाजार में, जैसा कि एसडीएक्स निफ्टी लोअर लेवल से रिकवर करता हुआ दिख रहा है, ग्लोबल मार्केट्स की थोड़ी रिकवरी आई है, कितना ऊपर जा सकता है और कहां पर फिर से शॉर्ट बनाएंगे, या किन लेवल्स के ऊपर निकलने के बाद आप कहेंगे कि या करेक्शन पूरा हो गया अब फिर से तेजी होगी?
देखिए, पहले तो एक चीज होना चाहिए कि 8420 से लेके 8450 जो रेंज है इसके ऊपर में जाना बहुत जरूरी है। अगर कोई सस्टेनेबल रिकवरी सस्टेनेबल होने के लिए ये जो जोन है इसको पार करना काफी इम्पोर्टेंट है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आपको पता होगा कि 8450 के आसपास में 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज है, और कल जिस तरीके से टूटा है उसके बाद में आज जो रिकवरी का पॉसिबिलिटीज दिख रहे वो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आप या तो वोल्टास देखिए या लार्सन देखिए या तो टाटा स्टील देखिए, उसमें सभी जगह पे कुछ एग्जॉस्शन की साइन है, कुछ जगह पे 200 डे को टेस्ट करने के बाद में ऊपर चला है। तो इसीलिए तुरंत फेलियर स्विंग्स एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, यही एक्सपेक्ट करना चाहिए कि एक रिकवरी होने की अच्छी पॉसिबिलिटी है। बट उस रिकवरी में ये जरूर देखना चाहिए कि 8420 से लेकर 8450 का स्तर जो है ये रेंज को पार करने में कामयाब होता है या नहीं। अगर कामयाब हो जाए तो देखिए करेक्शन कंप्लीट होकर ऊपर की तरफ चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये करेक्शन जो ऊपर से आया है काफी हद तक चला है। और बुल मार्केट में जब ऐसा करेक्शन होता है तो उसके बाद में अच्छी बाइंग आता है, 200 डे टेस्ट भी हो चुका है, तो आई वुड बी एक्सपेक्टिंग अ रिकवरी। बट इफ सपोज फॉर बाय एनी चांस यस्टरडेज लो इज वंस अगेन टेकन आउट, तब 8280 से लेके 8250 की रास्ता तैयार हो जाएगा। बट आई रेड दैट एज अ वेरी फार फेच्ड पॉसिबिलिटी इन टुडेज सेशन। ऑलराइट, चलिए इस समय आपकी स्क्रीन पर देखिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र के नंबर्स, काफी कमजोर नंबर्स आए हैं। 6.33% से ग्रॉस एनपीए बढ़कर 7.86% हो गए हैं। प्रोविजंस देखिए डबल हुए हैं, करीब करीब 236 करोड़ से बढ़कर 484 करोड़ रुपीस हुए हैं। और अगर आप देखें तो मुनाफे का फिगर आधा हुआ है, 117 करोड़ रुपए के सामने करीब करीब 59 करोड़ रुपीस का नंबर। तो कमजोर नतीजे बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने पेश किए हैं। लास्ट लेग है अर्निंग सीजन के हम, और आज जीएमआर इंफ्रा, जीवी के पावर, आईआरबी इंफ्रा, काफी सारी इंफ्रा कंपनियां, डीएलएफ, यूनिटेक जैसी कंपनियों के नंबर्स आने वाले हैं। तो होप्स काफी कम है कि अच्छे नंबर्स पेश होंगे। लेकिन देवांग ये बताइए, एसजीएक्स निफ्टी थोड़ा होप दिखा रहा है 4 दिनों की गिरावट के बाद, आपको भी लग रहा है कि आज एक बाउंस देखने को मिल सकता है भारतीय बाजारों में, और उस बाउंस में क्या रणनीति होनी चाहिए? गुड मॉर्निंग हेमंत। इनफैक्ट लास्ट वीक जब हम ये शो पे थे तब अपना डिस्कशन हुआ था कि थोड़ा सा मार्केट इसलिए वीक लग रहा था क्योंकि स्टॉक्स जो थे उनकी क्वालिटी पे बहुत डाउट था, ऐसे स्टॉक्स चलना शुरू हो गए थे। तो हम थोड़ा सा सावधान थे, ये नहीं कहूंगा इतना बड़ा करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे थे। बट जो भी हुआ, आई थिंक ये बहाना मिला है मार्केट को, युआन की बात हो या जीएसटी पास नहीं होने की बात हो, बट मार्केट थोड़ा सा बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूएशन जोन में जा रहा था सम स्टॉक्स के कारण। अब हमें लग रहा है यहां पे अगेन जो करेक्शन आया है ये थोड़ा सा ओवरडन लग रहा है, जो कारण दिए जा रहे हैं। अगर जीएसटी के बारे में आज कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट होता है तो मुझे लग रहा है दिस कैन बी इनफैक्ट अगेन अ गेम चेंजर फॉर द मार्केट। और चाइना के बारे में बहुत ज्यादा रीड नहीं करूंगा। कल जो मैक्रो डेटा इंडिया में सुधरा है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब भले 2 फिगर को रिलेट नहीं कर पाए, लेकिन आईआईपी का डेटा कमिंग ग्रेटर देन सीपीआई इन्फ्लेशन, बहुत टाइम के बाद हमें ऐसा डेटा देखने मिला है। तो मुझे लग रहा है कि इनफैक्ट मार्केट थोड़ा सा इससे एक्साइट होगा और कुछ रेट सेंसिटिव स्टॉक्स वगैरह मार्केट को थोड़ा सा आज सपोर्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये रहा आती इन सारे शेयरों पर रेट सेंसिटिव स्टॉक्स। वैसे भी बैंक निफ्टी की हम बात कर ही रहे हैं, 18,000 के लेवल के आसपास बड़ा सपोर्ट वायदा कारोबार के आंकड़ों से, जहां पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ, तो उम्मीद की जाए कि उस लेवल को होल्ड करेगा बैंक निफ्टी। उस पर भी एक राय लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आज मॉनसून सत्र का आखिरी दिन है और कल राज्यसभा में भारी हंगामे के चलते सरकार ने जीएसटी बिल पास नहीं करवा पाई एक्चुअली। और वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा के मुताबिक जीएसटी बिल पास करवाने के लिए वो संसद के सत्र को आगे भी बढ़ा सकते हैं। देखिए, हम लोग सब सांसद जो हैं देश के हित में काम करते हैं, देश के लिए काम करते हैं, विपक्ष को साथ लेने की हमारी हरदम कोशिश रहती है। जीएसटी जो है ये ऐसा महत्वपूर्ण क्रांतिकारी ये टैक्स रिफॉर्म है कि इसके लिए हमें अगर सेशन को एक्सटेंड कराना चाहें तो मुझे लगता है इसके लिए सब लोग सहमत होंगे। चलिए, वहीं कॉर्पोरेट इंडिया ने संसद में काम ना हो पाने को लेकर आवाज उठाई है। सीएनबीसी आवाज के प्रधान संपादक संजय पुगलिया के साथ खास मुलाकात में बजाज ग्रुप के चेयरमैन राहुल बजाज ने भी कड़े शब्दों में कहा है कि इस तरह से ग्रोथ को बढ़ावा देने वाले बिल्स को रोकना दरअसल ठीक नहीं है। आइए सुनते हैं। कितना भी गलती किया हो, किसी ने किया भी हो, तो वो माने ना माने, हम बोलते हैं बीजेपी ने गलती की। अरे भैया, देश का भला कोई है ही नहीं पॉइंट। हम अटकाएंगे जीएसटी, इन्होंने 10 साल 8 साल रोक दिया।
क्या होता है विंटर सेशन में चले जाए तो? एक तो ये गारंटी नहीं विंटर सेशन में भी पास होगा कि नहीं। क्यों जाए विंटर से? अब तो जाएगा, पर क्यों जाए विंटर सेशन में? खाली पॉलिटिशियन का ही कोई अधिकार है ये देश को आगे बढ़ाने के लिए? आप तो इंडस्ट्री के बारे में सब कुछ करेंगे, रूल बनाएंगे, लॉ बनाएंगे, पॉलिसी बनाएंगे, हमको चोर भी कहेंगे। हम सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं, इवन एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट हमारा कोई अधिकार नहीं है और हम पार्लियामेंट के अगेंस्ट नहीं बोले। चलिए, तो इंडस्ट्री भी प्रेशर बनाती हुई सरकार के ऊपर और विपक्ष के ऊपर खास तौर पर, लेकिन कांग्रेस ने कल इसका जवाब दिया। उनका कहना है कि ललित मोदी और व्यापम स्कैम के ऊपर क्यों नहीं कॉर्पोरेट इंडिया बोल रही। तो अभी भी देखना होगा कि कांग्रेस का रुख आज कैसा रहता है। आखिरी दिन है संसद का, इस पर सबकी नजर बनी रहेगी। वक्त है फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और स्टॉक्स पर चर्चा करेंगे। आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। रजत बोस और देवांग मेहता हमारे दो खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। देवांग, आपसे राय लेना चाहूंगा कोल इंडिया पर। पहले तो बताइए नतीजे आपको कैसे लगे, और नतीजों से ज्यादा फोकस अब बाजार का उसके विनिवेश पर है। 10% विनिवेश के लिए सरकार ने, कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। ये बताइए, अगर विनिवेश होता है तो उस ओएफएस में रिटेल इन्वेस्टर्स को खरीदना चाहिए, इंतजार करना चाहिए, या ओपन मार्केट में भी खरीदारी कर सकते हैं? आई थिंक कल का जो करेक्शन था बहुत ज्यादा सीवियर करेक्शन देखा है। जिस तरह स्टॉक ने एक ड्रीम अप मूव दिया था उतना ही जबरदस्त डाउन आया है और नतीजे डेफिनेटली एनकरेजिंग नहीं थे। नतीजे थोड़े खराब थे ऑन द नेट प्रॉफिट फ्रंट, एबिटा फ्रंट पे भी आई डोंट थिंक कुछ ज्यादा परफॉर्म कर पाया स्टॉक। समहाउ एक क्वार्टर के रिजल्ट्स को मैं नहीं देखूंगा, लेकिन डिस्पैचेस जिस तरह से मजबूत हो रहे हैं और प्रोडक्शन भी ठीक ठाक हो रहे हैं, लास्ट अगर 3-4 महीने के आंकड़े देखे तो कोल इंडिया को ऐसे राइट ऑफ नहीं कर सकते। बट जैसे आपने कहा, ये ओवरहैंग रहेगा जब भी ओएफएस की गवर्नमेंट पहले बात कर देती है। जिस तरह से उसने पीएफसी की बात की थी, फ्राइडे को ही अनाउंस किया था और मंडे को कर दिया, दैट वुड हैव बीन अ प्रूडेंट स्ट्रेटेजी। तो अब मार्केट थोड़ा सा वेट करेगा इसके लिए, और किसी भी निवेशक को अगर ये चाहिए तो ओएफएस में अगर 5% डिस्काउंट मिलता है तो नेचुरली ज्यादा बेनिफिशियल होता है फॉर एटलीस्ट रिटेल इन्वेस्टर्स। बट यहाँ पे अगर किसी बड़े इन्वेस्टर को चाहिए तो मैं कहूंगा कि ऐसे करेक्शन को यूटिलाइज करना चाहिए टू एक्यूमुलेट बिगर क्वांटिटीज। बैंक निफ्टी, रजत, इस पर बताएं कहां सपोर्ट दिख रहा है आपको, और क्या 18,000 के आसपास कहीं इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है बैंक निफ्टी पर? क्योंकि वायदा कारोबार के आंकड़े तो यही कह रहे हैं कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट में 18,000 के लेवल पर बना हुआ है, तो शायद एक बाउंस बैक करना हो बैंक निफ्टी को तो ये लेवल इसके आसपास की ज्यादा सही है। कैसे देख रहे हैं आप? क्योंकि आईआईपी सीपीआई के नंबर्स भी अच्छे आए हैं, तो क्या कुछ रिकवरी की उम्मीद की जाए? देखिए, बैंक निफ्टी के लिए ऊपर की तरफ मैं पहले पढ़ा हो तो 18,185 से लेके 18,200 तक है। बट मैं ये मानूंगा कि 18,185 से लेके 18,255 का जो रेंज है, ये रेंज अगर बैंक निफ्टी आज के दिन पार करके ऊपर सस्टेन करने लगे तो एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल सकता है, जिसमें कि आप उम्मीद कर सकते हैं कि 18,400, 410 वो रेंज भी टेस्ट होने की पॉसिबिलिटीज आ जाएगा। आज नहीं तो कल होगा, बट ये 18,185 से 18,255 का स्तर पार करना बहुत ही जरूरी है। और नीचे की लेवल पे सपोर्ट जो आप कह रहे हैं वो 200 exponential moving average is located at 17,919. So 17,919 का जो स्तर है ये टूटना नहीं चाहिए। ये अगर टूट जाए तो ये नीचे की लेवल पे 17,750 से 1720 तक भी जाने को दिख जाएगा। बट जैसा मैंने निफ्टी के बारे में कहा, वही बैंक निफ्टी के बारे में कह रहा हूं कि आई एम एक्सपेक्टिंग अ टेस्ट ऑफ 18,185 टू 18,255 rather than बैंक निफ्टी टेस्टिंग 17,919। हेमंत अग्रवाल भी हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं। हेमंत, आप कैसे देख रहे हैं जो डेटा अब बना है? क्या लग रहा है, आज बाउंस की एक्सपेक्टेशंस की जा सकती हैं, और बाउंस होगा तो बेचना क्या रणनीति होगी आपकी, या आपको लगता है कि एक अच्छी रैली बन सकती है आज के सत्र में? गुड मॉर्निंग। देखिए, जो भी डेटा पॉइंट्स सामने उभर के आ रहे हैं, मेरे ख्याल से दो चीजें बहुत अहम है। पहली चीज ये कि अब कॉल राइटर्स बहुत स्ट्रेंथ के साथ 85-86 पे जुड़ चुके हैं, जो एक मेरे ख्याल से एक सिग्नल है दैट मार्केट विल नॉट इज अगेन फेल्ड टू क्रॉस 86 ऑन द अपसाइड। दूसरी चीज ये है कि अगर आप एफआईएस के स्टैट्स देखिए लास्ट 2 दिनों से, वो थोड़े से मेरे लिए डिस्टर्बिंग है, बिकॉज दे हैव बीन कंटिन्यूसली उन्होंने बहुत ज्यादा एग्रेसिवली निफ्टी फ्यूचर्स बेचे हैं और ऑप्शंस खरीदे हैं, तो इसका मतलब वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा हाई रह सकती है।
तो मेरे हिसाब से मार्केट के अंदर रिबाउंड आएगा भी, तो ऊपर लेवल पे सेलिंग प्रेशर लगातार बना रहेगा। तो अनलेस अंटिल मार्केट सरप्राइज करे 84-80 को क्रॉस करके, मेरे ख्याल अब थोड़ा सा सेल ऑन राइज रहेगी ये मार्केट। हाँ, ये मैं बात मानता हूं कि 82-83 बहुत अहम सपोर्ट है। तो मेरे ख्याल से अगर बाजार आज नीचे खुलता तो शायद मैं शॉर्ट की सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा, लेकिन अगर बाजार आज वापस से 84 के आसपास जाने की कोशिश करेगा तो मेरे हिसाब से सेल ऑन राइज है। 84-80 का स्टॉप लॉस है, तो जितना 84 के आसपास आए और हम बेच पाए उतना बेटर रहेगा। बट डेफिनेटली अब मेरा व्यू जो है वो यही रहेगा कि बाय ऑन डिप से मार्केट सेंटीमेंट चेंज हो रहा है और सेल ऑन राइज में कन्वर्ट हो रहा है। तो मेरे ख्याल हर रिबाउंड रैली पे हमको सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो ऊपर के लेवल पर सस्टेन करना होगा बाजार के लिए मुश्किल, ये राय वायदा कारोबार के आंकड़ों के लिहाज से। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो लेकर आएंगे आपके लिए प्री ओपनिंग सेशन, बताएंगे भारतीय बाजारों की कैसी होगी शुरुआत। एसजीएक्स निफ्टी एकदम खामोश ट्रेड दिखाता हुआ 1 पॉइंट नीचे, लेकिन लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी है एसजीएक्स निफ्टी में जरूर हुई है। एशियाई बाजारों में भी शानदार रिकवरी नजर होगी, रुपए पर भी, जहां पर कल हमने 65 का लेवल तोड़ा, फाइनली क्लोजिंग 64.77 पर। तो आज किस तरह से शुरुआत होती है करेंसी बाजार की, लेकर आएंगे पहला सौदा इस छोटे से ब्रेक के बाद।